सैंपल साइज आपने कैलकुलेट करना है, तो टेबल से आप ने जो Z डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.9, इसको रेड एरिया में आपने कन्वर्ट किया 0.9 माइनस 0.5 0.4, तो टेबल से आपने वैल्यू पढ़ ली 1.28, तो हमें पता है Z नेगेटिव है तो माइनस हमने अपने पास से लगा दिया। तो अब आ जाए, अब ये मेरे पास Z वैल्यू का फार्मूला है, Z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार, तो Z की जगह मैंने माइनस 1.28 रखा। एक्स बार जो मीन था आपको गिवन था 52 है सैंपल मीन, और पॉपुलेशन मीन आपको गिवन है 56, म्यू की जगह 56, तो यहाँ से हम सिग्मा एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू 52 माइनस 56 माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1.28, तो माइनस 4 को डिवाइड किया माइनस 1.28 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपके पास आ गई 3.125। तो अब आपके पास जो पॉपुलेशन है बाय डिफॉल्ट वो आपके पास क्या लार्ज है, तो सिग्मा एक्स बार का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, तो ये मैंने सिग्मा सब एक्स बार की जगह रखा, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, यहाँ रखे मैंने एन निकालना है, तो यहाँ से अंडर रूट एन आपके पास कैलकुलेट करना है। सिग्मा जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपके पास है 21, तो सिग्मा की जगह जो है मैंने 21 सब्स्टिट्यूट किया और फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, और उसके बाद जो है आपके पास और राइट हैंड साइड पर जो है आपके पास ये वैल्यू 3.125, तो यहाँ से अंडर रूट एन को कैलकुलेट कर लें आप, अंडर रूट एन को सेपरेट कर लेंगे तो 21 डिवाइडेड बाय 3.125, तो ये आपके पास हो गया 6.72, ठीक है। तो एन आपके पास क्या होगा, अंडर रूट एन इज इक्वल टू 6.72, तो एन इज इक्वल टू 6.72 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया तो ये आपके पास हो गया 45.12, तो एन सैंपल साइज मस्ट बी ए होल नंबर, तो ये एक होल नंबर होना चाहिए, तो 45 से जो नेक्स्ट होल नंबर है 45.12 वो आपके पास है 46, तो इसका मुझे सैंपल साइज मिल गया, तो सैंपल साइज जो है वो कम से कम 46 होना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए ये सवाल किस तरह किया है हमने। तो अब आ जाए उसके बाद 630 है, 630 जो है आपके पास 630 में आपको गिवन है कि इन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास वो नॉर्मल है, और उसका जो मीन है आपके पास वो 375 है, तो ये पॉपुलेशन मीन आपको गिवन है, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 48 है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपको गिवन है, तो बोल रहा है हाउ लार्ज ए सैंपल मस्ट बी, सैंपल साइज एन आपने निकालना है, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जिस तरह भी हमने 629 किया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी एटलीस्ट 0.95, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी के जो सैंपल मीन है फॉल्स बिटवीन 370 एंड 380, तो फिर आपने जो है सैंपल साइज निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अभी आपको असाइनमेंट दूंगा, तो असाइनमेंट के अंदर मैं इस क्वेश्चन को जो है वो इंक्लूड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपके असाइनमेंट में शामिल कर दूंगा। पढ़ा रहे हैं ये सर, ये जो पढ़ा रहे हैं ये फाइल आपने भेजी भी हमें? नहीं, ये फाइल मैंने नहीं भेजी, अभी ये जब लेक्चर खत्म होगा ना उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर के दौरान मैं आपको भेज दूंगा, ये फाइल आपके पास होगी, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ वो आप उसको कर लीजिएगा, और फिर मैं एक आध दिन में हो सकता है आज ही मैं आपको असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, इसी एक्सरसाइज से मुतालिक होगा, तो फिर उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर वो आप कीजिएगा। तो अब आ जाइए, अब इसमें 630 है, ये आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब एप्लीकेशंस पर आ जाए, ये बुक की क्वेश्चन है, उसमें एप्लीकेशन में 631 है, तो इसमें एक एस्ट्रोनॉमर एट द माउंट। सर जी हेलो, खैरियत सर, आप क्लास कब खत्म करेंगे सर? क्लास ये जो मीटिंग खत्म होगी ना तो ये क्लास खत्म हो जाएगी, ये मीटिंग तकरीबन 9:15 तक चलेगी, तो 9:15 तक क्लास होगी, सही है। तो एक सर अटेंडेंस फिर क्या लगेगी? अटेंडेंस आपकी अगर आप 9:30 तक चले जाएं तो 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, 7 से यस सर 9:30 तक ही लेंगे, 9:30 तो तक 3 घंटे की अटेंडेंस लगेगी। क्या हो गया, 7 बजे से बैठे हुए तो 9:30 बजे तक 3-3:30 बजे बस सही है ना, 9 सवा 9 बजे। हाँ, 3 घंटे क्या की हो आपकी गया? क्लास हो जाएगी, ठीक है सर 9:15 ठीक है, 3 घंटे 3 लगा घंटे की दीजिए। अटेंडेंस होगी। 9 सवा क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन पर आ जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एस्ट्रोनॉमर है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि ऑन एवरेज 50 जो मेटियोर्स है आपके पास, दे अपीयर ईच आवर, तो ये आपको 50 क्या दिया हुआ, ये आपकी जो पॉपुलेशन है उसका मीन दिया हुआ है, और विद ए वेरिएंस ऑफ 9 मेटियोर्स स्क्वायर्ड, ये वेरिएंस आपको दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, तो यहां से आपने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया सिग्मा अंडर रूट 9 दैट इज 3, तो द जेमिनेट मेटियोर शावर विल ऑकर नेक्स्ट वीक। तो अब इसमें पार्ट ए में आपने मालूम करना है, इफ द एस्ट्रोनॉमर वॉचेस द शावर फॉर 4 आवर्स, 4 आवर, ये 4 आपके पास क्या सैंपल साइज है, यानी जो भी नंबर ऑफ आवर्स हैं वो आपके पास जो है सैंपल्स हैं,
तो n जो है आपके पास वो 4 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 48 मेटियोर्स पर आवर विल अपीयर। तो ये आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सैंपल मीन है x बार वो एटलीस्ट 48 हो। एटलीस्ट 48 का मतलब है कि 48 के बराबर या उससे बड़ा, यानी x बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास आपको ये नहीं मालूम कि आपकी जो सैंपल है वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर आप देखेंगे कि आपके पास अगर ये आपको गिवन है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर उसके लिए फार्मूला आपके पास डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, और पॉपुलेशन हमारे हिसाब से जो मेटियोर से बहुत सारे शॉवर होते हैं वो इन्फिनिट है। तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स बार निकालेंगे, सिग्मा एक्स बार यानी जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या होगा, तो इसका फार्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। तो सिग्मा आपको 3 दिया हुआ है, n आपको 4 दिया हुआ है, तो इससे आपने कैलकुलेट कर लिया 1.5 आ गया। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 48। तो ये 48 जो है आप इसको स्टैंडर्डाइज करें, z वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो इसका फार्मूला क्या है, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार। x बार है 48, म्यू आपको गिवन था 50 और सिग्मा x बार आपने निकाला 1.5। याद रखें फार्मूले में ये गलती कर सकते हैं आप, सिग्मा x बार की जगह सिग्मा रख दें 3। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं, वो सिग्मा एक्स बार को सिग्मा समझते हैं। याद रखें सिग्मा एक्स बार सिग्मा से कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला ये सिग्मा अपॉन अंडर रूट n फॉर इनफिनिट पॉपुलेशन। तो सिग्मा एक्स बार 1.5 रख के ये आपने वैल्यू निकाली, ये आ गई -1.33। तो अब z डिस्ट्रीब्यूशन में z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.33। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आप निकालने हैं, तो इसको मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसमें 0.5 क्यों ऐड कर रहे हैं, और इसको आप टेबल से किस तरह निकालेंगे, 1.33 के अगेंस्ट से वैल्यू आ जाएगी 0.4082। तो इसको आप खुद डायग्राम बना के समझिएगा कि इसमें 0.5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, इससे आगे आप इसको खुद आगे कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आपके पास अच्छा पार्ट बी में आपसे पूछ रहा है कि इफ द एस्ट्रोनॉमर वॉचेस फॉर एन एडिशनल आवर, यानी पहले तो वो 4 आवर्स के लिए वॉच कर रहा था लेबोरेटरी से, अगर एक मजीद घंटा वो वॉच करे यानी 5 आवर्स वॉच करे, यानी आप सैंपल साइज को बढ़ा दें, तो विल दिस प्रोबेबिलिटी राइज और फॉल। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें इजाफा होगा या कमी होगी। तो जाहिर है आप ज्यादा टाइम के लिए अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपकी एरर कम होगी या ज्यादा होगी, एरर आपकी कम होगी। जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा एरर उतनी ही कम होगी। तो इसके नतीजे में जब एरर कम होगी तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है विल राइज बिकॉज द एडिशनल सैंपलिंग डिक्रीजेस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप एडिशनल सैंपलिंग करेंगे, सैंपल साइज को बढ़ा देंगे, तो इससे आपकी जो स्टैंडर्ड एरर है, यानी जो सैंपलिंग की वजह से एरर है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाएगा। जब एरर किस पर डिपेंड करती है, सैंपल साइज पर। सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो एरर कम होगी, सैंपल साइज कम करेंगे तो एरर ज्यादा होगी। अगर आप फर्ज करें कि आप बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हाइट निकालना चाहते हैं, तो आप 10 स्टूडेंट्स लेकर 10 यूनिट्स का सैंपल लेकर भी हाइट को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और 50 स्टूडेंट्स का सैंपल लेकर भी। तो कहां पे एरर कम होगी, 10 स्टूडेंट्स में एरर कम होगी या 50 स्टूडेंट्स में? 50 स्टूडेंट्स में एरर कम होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपने वैल्यूज नहीं है, उसमें एरर कम होगी। तो जब आप साइज बढ़ाते हैं सैंपल का तो एरर कम होती है, जितना छोटा सैंपल होगा एरर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है आपके पास, जिसमें यानी इन क्वेश्चंस में आपको डेटा गिवन है। अब सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल है तो आप पहले उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसमें आप सिग्मा एक्स बार का फार्मूला है वो देखते हैं कौन सा लगेगा, फिर स्टैंडर्डाइज करके जेड के टेबल से जाके आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल लेते हैं। तो अब जैसे एक और क्वेश्चन आपके पास 633 है, तो इसमें रॉबर्टसन एम्प्लॉयमेंट सर्विस कस्टमरली गिव्स स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो इसमें जो आपके पास जो फर्म है उसमें ये आपको बता रहा है कि जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर इज नॉट नॉर्मल। जो टेस्ट स्कोर है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। तो ये वाला केस है जिसमें आपके पास पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, स्क्यूड टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट पर स्क्यू है, नॉर्मल नहीं है, उसमें सिमेट्री नहीं है, और उसका जो मीन आपको दिया हुआ है वो 86 है। तो ये आपको पॉपुलेशन मीन दिया हुआ म्यू 86 है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का सिग्मा वो आपको दिया हुआ 16। तो बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 75 एप्लीकेंट्स, ये 75 एप्लीकेंट्स का सैंपल है, ये सैंपल साइज है स्मॉल n। तो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन नॉर्मल ना हो तो फिर आपकी जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स बार वो नॉर्मल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं।
तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक अगर सैंपल का साइज एटलीस्ट 30 हो तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, और अगर 30 से कम हो तो फिर वो नॉर्मल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्योंकि आपको सैंपल साइज 75 दिया है जो कि 30 से ज्यादा है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। तो याद रखें यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, फिर आप देखेंगे कि जो सैंपल साइज है वो 30 से बड़ा है या कम है। अगर 30 से कम है तो फिर जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल नहीं होगी, और अगर 30 से ज्यादा होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। यहाँ पे 75 है, 30 से ज्यादा है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है। तो अब हम उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा एक्स बार ये सिग्मा अपॉन अंडर रूट n से सिग्मा आपको गिवन है 16, n दिया हुआ 75, तो यहाँ से आपको सिग्मा सब एक्स बार आ गया आपके पास, ये आपके पास है 1.848। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट ये करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सैंपल मीन है वो लेस देन 84 है और या सैंपल मीन ग्रेटर देन 90 है। तो ये दो प्रोबेबिलिटीज आपने कैलकुलेट करनी है। तो जैसे सैंपल मीन इज लेस देन 84 किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये सैंपल मीन की वैल्यू 84 है, इसको आप नॉर्मलाइज कर लें, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लें z वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। एक्स बार 84 है, म्यू दिया हुआ 86, सिग्मा एक्स बार आपने निकाला है 1.84, इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लिया तो z इज लेस देन माइनस 1.08। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालें z टेबल से कि z इज लेस देन माइनस 1.08 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लें आगे, मैंने आपको बस छोड़ दिया इसमें 0.5 से क्यों माइनस कर रहे हैं, आप खुद इसको डायग्राम बना के चेक कीजिएगा। इसका ये दूसरी प्रोबेबिलिटी है, इसमें एक्स बार की वैल्यू 90 है तो पहले आप इसको स्टैंडर्डाइज कर लें, एक्स बार माइनस म्यू 90 माइनस 86 डिवाइडेड बाय 1.84, म्यू और सिग्मा एक्स बार सेम है, सिर्फ एक्स बार चेंज हुआ है, तो ये z इज ग्रेटर देन 2.16, इसकी प्रोबेबिलिटी खुद आप टेबल से निकाल लें, ये मैंने खुद आपको ऊपर छोड़ दिया, इससे आगे आप इसको खुद कंप्लीट कर लें क्योंकि वही चीज है जो आप पीछे कर चुके हैं। इस तरह ये 635 है, ये इसी तरीके से है, ये मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद कीजिएगा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरह एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 637, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये मैं शीट आपको भेज दूंगा, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं असाइनमेंट बना के आपको भेज दूंगा, ये क्वेश्चन आप फिर खुद कीजिएगा। अब इसमें आ जाए, अब आ जाए एक्सरसाइज 6.5। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि कब अगर पॉपुलेशन फाइनाइट है तो फिर उसका जो फार्मूला है सिग्मा एक्स बार का फार्मूला, उसमें क्या करते हैं, सिग्मा अपॉन अंडर रूट n को हम मल्टीप्लाई करते हैं n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 से। तो ऐसा हम कब करते हैं, ये वो वाला केस है, उसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि ये भी आप समझ जाए। ये दोबारा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। अगर आपके पास पॉपुलेशन जो हो वो स्मॉल हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, ये वाला केस है, पॉपुलेशन अगर स्मॉल या इनफाइनाइट है और अगर सैंपल साइज जो है वो एटलीस्ट 30 है, तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है आपके पास वो नॉर्मल होगी, और इसमें जो फार्मूला है उसमें हमें इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हम फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कहते हैं। तो अब इससे मुतालिक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कुछ करवा देता हूँ ताकि ये भी आप देख लें। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन है। अब देखें 6-7 है, ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6-7 है। तो मतलब फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 125 आइटम्स, 125 आइटम्स की पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है, ये कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन आपको दिया हुआ है 125 विद ए मीन ऑफ 105, ये पॉपुलेशन का मीन आपको दिया हुआ है। एक तो पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन आपको दे दिया, पॉपुलेशन का मीन आपको दे दिया म्यू 105 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया 17। 64 आइटम्स वर चूजन, ये 64 क्या है, ये सैंपल साइज है, सैंपल साइज आपको दिया हुआ है स्मॉल एन 64, जबकि पॉपुलेशन साइज आपको दिया हुआ है कैपिटल एन 125। तो अगर आप देखें जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्मॉल है, तो पॉपुलेशन आपके पास जो स्मॉल साइज की है, पॉपुलेशन स्मॉल है, फाइनाइट है, तो यहाँ पे जो हम सिग्मा एक्स बार निकालेंगे उसमें ये फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट n मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर पॉपुलेशन स्मॉल नहीं होता तो सिर्फ सिग्मा अपॉन अंडर रूट n को हम यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले जो आपकी सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगी या नहीं होगी, क्योंकि सैंपल का जो साइज है 30 से ज्यादा है, तो जब सैंपल का साइज 30 से ज्यादा होता है तो फिर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं, जिसके मुताबिक सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, तो हम z टेबल यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम सिग्मा एक्स बार निकालते हैं। इसमें पार्ट ए ये पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, जो मीन है उसकी स्टैंडर्ड एरर क्या है। स्टैंडर्ड एरर किसको कहते हैं, सिग्मा सब एक्स बार को, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स बार का, सिग्मा सब एक्स बार, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो सिग्मा सब एक्स बार हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल है, फाइनाइट है, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन अंडर रूट n इनटू अंडर रूट
कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन। अब वैल्यूज रख दे, सिग्मा आपको दिया हुआ है 17, ये रख दिया, एन आपको दिया हुआ है 64, कैपिटल एन आपको दिया हुआ था 125, 125 में से माइनस क्या 64, एन माइनस एन तो ये आ गया 61, और एन माइनस वन 125 माइनस वन 124। तो ये पूरा फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर ली, तो इसकी जो स्टैंडर्ड एरर आ गई सिग्मा सब एक्स बार वो 1.49 आ गई। अब आ जाओ बी पार्ट में। बी पार्ट में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन एक्स बार इज बिटवीन 107.5 एंड 109। अगर सैंपल मीन 107.5 और 109 के दरमियान है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब क्या करेंगे, ये जो एक्स बार की वैल्यूज हैं इनकी जेड वैल्यूज निकालेंगे आप। तो किस तरह निकालेंगे, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो जैसे ये एक्स बार की वैल्यू 107.5 है, इसमें से मीन को माइनस किया, मीन आपको गिवन था 105 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार, जो पार्ट ए में आपने निकाला था 1.4904, इसको पुट करके कैलकुलेट कर लिया। इस तरह 109 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकाली एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार से। तो एक्स बार 109 है, माइनस म्यू, म्यू तो वही है 105, सिग्मा एक्स बार भी वही है। तो ये z डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि z इज बिटवीन 1.68 एंड 2.68। इसको फिर आप खुद जो है टेबल से निकाल लीजिएगा, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये किस तरह करेंगे आप, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है तो सर। अब इसमें आ जाए 6 एक जैसे क्वेश्चन अगर आप देखें, यानी इसके अंदर जो मेन चीज है इन क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि पॉपुलेशन गिवन है कि नॉर्मल है या नहीं, और फिर जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है तो फिर आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करते हैं, जिसके मुताबिक अगर सैंपल मीन 30 या 30 से ज्यादा हो तो जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, ठीक है। और अगर आप सिग्मा एक्स बार निकालते हैं, अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10 होगा, और पॉपुलेशन अगर फाइनाइट या स्मॉल है तो फिर इस फैक्टर से आपको अंडर रूट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 आ जाए कि आपके पास जोनिडा मार्टिनेज एक रिसर्चर है कोलंबिया कॉफी कॉर्पोरेशन के लिए। तो हाँ जॉनी जी 6-8 है आपके पास, 6-8 नजर आ रहा है ना आपको। तो इसमें जो आपके पास जो कॉफी कंजम्पशन है, तो शी बिलीव्स दैट ईयरली कंजम्पशन पर हाउस होल्ड इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पर हाउस होल्ड यूनाइटेड स्टेट्स में जो कॉफी कंजम्पशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल है। तो इसका मतलब है कि जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नॉर्मल होगी विद एन अननोन मीन म्यू। पॉपुलेशन का मीन हमें नहीं मालूम, और एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अबाउट 1.25 पाउंड, लेकिन पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें मालूम है। तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 1.25। अब पार्ट ए में आ जाए, इफ मार्टिनेज टेक्स ए सैंपल ऑफ 36 हाउस होल्ड्स, अगर वो 36 हाउस होल्ड्स का एक सैंपल है तो ये 36 आपके पास क्या है, सैंपल साइज है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, म्यू आपको गिवन नहीं है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो सैंपल मीन है is within 1/2 pound of the population mean। within का मतलब क्या है, जो सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के हाफ पाउंड विदिन हो, 1/2 पाउंड विदिन हो। विदिन का मतलब है कि वो प्लस माइनस, यानी वो प्लस यानी वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, माइनस थोड़ा कम भी हो सकता है। तो जब भी हम विदिन की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि प्लस माइनस। तो ये एक्स बार आपको दिया हुआ है, जो एक्स बार है वो पॉपुलेशन मीन के विदिन 0.5 पाउंड है। तो इसका मतलब है एक्स बार इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.5 या म्यू माइनस 0.5। तो इसका मतलब है कि एक्स बार जो है वो म्यू के विद इन 0.5 है। जैसे अगर आप ये कहें कि मेरी जो पोजीशन है वो मेरे घर से 7 फीट विद इन है, क्या मतलब होगा इसका, कि मैं जहां पे इस वक्त खड़ा हूं तो जो मेरी पोजीशन है वो मेरे घर से 7 फीट विद इन है। इसका मतलब है प्लस और माइनस 7, यानी आप 7 फीट घर से आगे भी हो सकते हैं और 7 फीट घर से पीछे भी हो सकते हैं। ये विद इन का मतलब है प्लस माइनस। तो जो एक्स बार है वो म्यू के विद इन 0.5 है, यानी म्यू प्लस माइनस 0.5 है। यानी एक्स बार जो है अगर वो म्यू माइनस 0.5 या म्यू प्लस 0.5 के विद इन हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये आपने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो समझ गया, ये प्रोबेबिलिटी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो क्या है। तो अब इसकी जेड वैल्यू, जी सर, कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या होगी, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। जबकि सिग्मा एक्स बार आपके पास क्या होगा, सिग्मा एक्स बार होगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा पॉपुलेशन स्मॉल है। अगर स्मॉल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको लार्ज लेंगे। तो सिग्मा की जगह आपने रख दिया 1.25 की गिवन है, n आपके पास है 36। तो यहाँ से सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, सिग्मा सब एक्स बार वो निकाल लिया 0.21। अब आ जाए आप एक्स बार की दो वैल्यूज हैं, एक है म्यू माइनस 0.5। तो म्यू माइनस 0.5 को इस जेड वैल्यू के फॉर्मूले में पुट करके आप इसकी जेड वैल्यू निकालें। जेड की जगह है म्यू माइनस 0.5 माइनस म्यू
और डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो ऊपर म्यू और माइनस म्यू कैंसिल हो गए, तो ये -0.5 बचा, नीचे सिग्मा एक्स बार हमने पुट कर दिया 0.21। इसको कैलकुलेट कर लिया तो इसकी जेड वैल्यू आ गई -2.38। इसका जो दूसरी एक्स बार की वैल्यू है म्यू प्लस 0.5, इसको जेड वैल्यू के फॉर्मूले में रखा एक्स बार की जगह, म्यू प्लस 0.5 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार। तो म्यू से माइनस म्यू कैंसिल, ऊपर 0.5 है, नीचे सिग्मा एक्स बार जो कि 0.21 है, उससे पुट कर दिया तो ये 2.38 आ गई। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये z की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या आ गई कि z इज बिटवीन -2.38 एंड 2.38। अब इसका मैंने ये डायग्राम दिखा दिए। तो अब देखिए जो z की दोनों वैल्यूज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, सिमेट्रिकल वैल्यूज हैं। तो z बिटवीन -2.38 एंड 2.38 ये ब्लू एरिया है। तो ये ब्लू एरिया आप किस तरह निकालेंगे? आप जो है टेबल से रेड एरिया निकाल सकते हैं। रेड एरिया वी कैन फाइंड दिस एरिया फ्रॉम टेबल। रेड एरिया यानी हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि z बिटवीन 0 एंड 2.38 हो, ये हम टेबल से निकाल लेंगे। अच्छा, अब जो ग्रीन एरिया होगा वही होगा जो रेड एरिया है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो 0 से 2.38 तक जो एरिया है वही होगा जो 0 से -2.38 तक है। इन दोनों वैल्यूज में सिर्फ साइन का फर्क है, तो ग्रीन और रेड बराबर होंगे। तो ये जो ब्लू एरिया है ग्रीन और रेड से आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? ब्लू एरिया किस तरह आएगा आपके पास फ्रॉम द टेबल? अब ये जो ग्रीन और रेड है आप इसको ऐड कर देंगे और ये जो रेड वाला एरिया आप टेबल से निकाल लेंगे। तो जब आप ऐड कर रहे हैं तो इस ट्वाइस हो जाएगा इसका। अब ये टेबल से मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ कि z जो है 0 2.38 तक है, तो इसका एरिया क्या होगा? मैं टेबल में जाऊँ, z 2.38 है, टेबल ये रहा आपके पास 2.38। तो इसमें देखें 2.3, ये 2.3 है, 2.38 आपके पास ये आ गया, ये है आपके पास वैल्यू 0.08 के नीचे, ये आपके पास है 0.4913। तो टेबल से मैंने ये वैल्यू निकाल दी कि z इज बिटवीन 0 एंड 2.38। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास आ गए 0.4913 और फिर आपने इसको ऐड कर लिया तो ये ट्वाइस हो गया, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इसका बी पार्ट है आपके पास। बी पार्ट में बोल रहा है कि हाउ लार्ज ए सैंपल मस्ट शी टेक, कितना लार्ज सैंपल लेना चाहिए? तो आपको सैंपल साइज निकालना है n इन ऑर्डर टू बी 98% सर्टेन। 98% आप सर्टेन हो, ये आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि जो सैंपल मीन है विद इन 1/2 पाउंड ऑफ द पॉपुलेशन मीन है, यानी ये गिवन है कि एक्स बार जो है वो म्यू -0.5 और म्यू +0.5 के बिटवीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.98 है। तो आपने जो है आपने n मालूम करना है सैंपल साइज। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और सैंपल साइज निकालना है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको अगर आप z डिस्ट्रीब्यूशन z की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपको पता है कि z इज बिटवीन माइनस सम अननोन वैल्यू एंड प्लस सम अननोन वैल्यू। ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है, ये एरिया 0.98। तो आपको एरिया गिवन है और आपने जो है ये z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों तरफ सिमेट्रिकल सेम होगी, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो ये ब्लू एरिया आपको गिवन है। तो अब टेबल से आप कौन सा एरिया निकाल सकते हैं? आप ये रेड एरिया निकाल सकते हैं, यानी बिटवीन 0 एंड दिस राइट हैंड साइड, ये जो अननोन वैल्यू है ये रेड एरिया आप टेबल से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है जो ग्रीन और रेड एरिया है वो आपके पास बराबर होगा। तो जो रेड प्लस ग्रीन है आपके पास, रेड और ग्रीन एरिया डेट इज इक्वल टू ब्लू एरिया, ये ब्लू एरिया के बराबर है। तो यहाँ से ग्रीन की जगह मैंने रेड ही रख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो रेड प्लस रेड जो है ये ब्लू है, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ रेड जो है वो आपके पास जो है ब्लू के बराबर है। तो यहाँ से जो आपके पास रेड एरिया आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? ये हाफ ऑफ ब्लू है। ठीक है, 2 को वहां ले जाके डिवाइड कर दे तो ये ब्लू का हाफ है और ब्लू एरिया आपको दिया हुआ 0.98। तो रेड एरिया आपके पास कितना आ गया? 0.49। तो अब आप टेबल में ये वैल्यू सर्च करेंगे 0.49 या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू। तो अब मैं टेबल में जाता हूँ, ये वैल्यू लेता हूँ 0.49। अब देखें 0.49 के क्लोजेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, इसमें चेक करें। 0.49 के जो क्लोजेस्ट वैल्यू आपको नजर आ रही है इस टेबल में, कौन सी नजर आ रही है? 0.49, ये 0.49 ये है आपके पास, ये नजर आ रही वैल्यू 0.4901। ये वैल्यू जो है ये 0.49 के क्लोजेस्ट है। तो अब इसके अगेंस्ट अगर आप z की वैल्यू पढ़ें, ये आपके पास यहाँ से z है 2.3 और इसके ऊपर क्या है 0.03। तो 2.3 और प्लस 0.03, तो ये z की वैल्यू टेबल से क्या आ गई? 2.33। समझ गए ना किस तरह वैल्यू पड़ी है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये टेबल से हमने ये वैल्यू सर ये फिर से बता दें एक बार ये। अच्छा, इसमें ये जो आपको प्रोबेबिलिटी जो है ये आपको निकालनी थी, ये आपको गिवन प्रोबेबिलिटी ब्लू एरिया वाली दी हुई है जो कि क्या है 0.98। तो z इज बिटवीन 2 अननोन वैल्यूज माइनस और प्लस, जी सर, और ये एरिया गिवन है 0.98। अब आपने ये z की वैल्यू निकाली। अच्छा, अब टेबल से आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं? ये रेड पोर्शन की
वी कैन जी सर। अब इस ग्रीन से ये रेड पोर्शन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आप पहले ये रेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, रेड पोर्शन का एरिया निकाल लें। तो अब मुझे पता है कि ठीक है। रेड पोर्शन का एरिया आपके पास से वही होगा जो ग्रीन पोर्शन का है, सिमेट्री की वजह से, सही है? जी सर। रेड में, ग्रीन में, ब्लू में, ग्रीन में और रेड में क्या रिलेशनशिप है? अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो ब्लू है ये ग्रीन प्लस रेड के बराबर है। रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल, बिल्कुल सर। रेड और ग्रीन को ऐड ब्लू। कर देंगे तो ब्लू आएगा। अच्छा, और ग्रीन वही है जो रेड है, ग्रीन और रेड बराबर है, जी। तो ग्रीन की जगह रेड ही आ गया, तो रेड प्लस रेड जी सर। कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ रेड, तो ट्वाइस ऑफ रेड इज इक्वल टू ब्लू। तो यहाँ से जो ब्लू। आपके पास रेड एरिया है वो वो क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ ब्लू एरिया। अब ब्लू एरिया आपको दिया हुआ था 0.98, तो 0.98 का हाफ क्या हो गया? 2 से डिवाइड कर दिया 0.49। तो अब आपको सही सही। जाएंगे टेबल में आप जाएंगे, रेड प्लस ब्लू प्लस 0.49 या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू सर्च करेंगे। तो अब अगर मैं टेबल में जाऊं, ये मेरे पास है 0.49 है, उसके क्लोजेस्ट वैल्यू अगर आप देखें ये रही 0.4901, 0.4901। तो इसके अगेंस्ट z की वैल्यू पड़े यहाँ से 2.3, तो ये ऊपर 0.03, तो 2.3 प्लस 0.03, तो ये z वैल्यू आ गई 2.33। तो ये मुझे ठीक है। ठीक। मैंने z की वैल्यू जो है वो पढ़ ली है। तो टेबल से जो z जी। की वैल्यू मैंने पढ़ी है, ठीक है, तो ये आपके पास है 2.33, तो टेबल से ये वैल्यू पढ़ ली मैंने 2.33, सही है? तो अब इसमें जो है z वैल्यू का फॉर्मूला मैंने यूज करना है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार। तो x बार जो है वो मुझे गिवन था, वो कितना था? म्यू प्लस 0.5, विद इन 0.5 आपको बता रहा था। x बार की जगह म्यू प्लस 0.5 रखा, माइनस म्यू एज इट इज, तो म्यू से माइनस म्यू कैंसिल हो गया, z की जगह 2.33, और सिग्मा x बार आपके पास क्या है? सिग्मा अपॉन √n। तो सिग्मा x बार की जगह ये रख दिया सिग्मा अपॉन √n, मुझे n निकालना है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, म्यू से म्यू कैंसिल, 0.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा आपको गिवन है 1.25, ये √n पलट जाएगा, तो ये √n ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, तो 0.5 को डिवाइड कर दिया 1.25 से, तो ये आपके पास आ गया 0.4, तो ये 2.33 इज इक्वल टू 0.4 √n। फिर 0.4 को वहां ले जाके 2.33 से डिवाइड किया, तो √n आ गया 5.85, और फिर मुझे √n 5.825 आ गया। तो n किसका निकालेंगे? स्क्वायर ले लेंगे आप दोनों साइड, तो ये रूट कैंसिल, तो n इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5.825 स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 33.94। तो क्योंकि n जो है होल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि n शुड बी एटलीस्ट 94। तो 90, ये सैंपल जो मीन है उसकी वैल्यू मुझे मालूम है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो यहां तक आप देखें, कुछ आपने पूछना है या इसी से मुतालिक क्वेश्चन है? तो अब इसी तरह ये और सर ये जी सर ये क्लास बस ये आखिरी क्लास, इसके बाद तो नहीं होगी ना मीटिंग? किसकी क्लास है? नहीं, आखिरी है, ये आखिरी है। ये मीटिंग और सर आखिरी है। अगली सर आपकी रमजान में तो आपकी क्लासें होंगी ना? जी सर, अगली फिर रमजान में टाइमिंग अलग होगी या यही होगी? देख यही लेंगे, दिन रखते हैं, उसको हम देख लेंगे, उसकी दिन में ही रखो, दिन में। उसकी टाइमिंग क्या होगी वो आपके अभी ऊपर। अफ्तारी